हेलो क्लास 10th। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि मैं आपको साहित्य सागर की पुनरावृत्ति करवा रही हूँ, साहित्य सागर के पाठों का रिवीजन करवा रही हूँ, क्योंकि आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है और लैंग्वेज जो है वो आपको लर्न करना है। पर्यायवाची, विशेषण, भाववाचक संज्ञा जो भी है वो आपका लर्न करने का काम है और जो उसमें समझाने का काम है वो मैं करवाऊंगी आपको आगे। पहले मैं आपको इस लिटरेचर की पुनरावृत्ति करवा रही हूँ। 2 पार्ट की पुनरावृत्ति मैंने आपको पिछली बार करवाई थी, महायज्ञ का पुरस्कार और बात अठन्नी की। अब मैं आपका जो रिड्यूस सिलेबस के अनुसार तीसरा चैप्टर है नेताजी का चश्मा, वैसे ये पार्ट 4 है, लेकिन जो आपका नया पाठ्यक्रम आया है बोर्ड के लिए उसमें ये चैप्टर मतलब पार्ट 3 महायज्ञ का पुरस्कार दिया और पार्ट 4 नेताजी का चश्मा। तो मैं आपको नेताजी का चश्मा का रिवीजन करवाने जा रही हूँ। नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी में कहानीकार एक सामान्य नागरिक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से करोड़ों नागरिकों के योगदान की चर्चा कर रहे हैं, जो अपनी अपनी तरह से देश के निर्माण में सहयोग देते हैं, अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं। हालदार साहब जो हैं हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे, जो कि बहुत बड़ा नहीं था। कस्बे की नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी। मूर्ति संगमरमर की थी तथा जिस कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी, मतलब जिस कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर ने उस मूर्ति को बनाया था, कोई स्पेशल मूर्तिकार नहीं आया था उस मूर्ति के लिए। मूर्ति सुंदर थी तथा फौजी वर्दी में थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर हम देखते हैं फौजी वर्दी होती है, वैसे ही मूर्ति पर थी। केवल एक बात की ही कमी थी कि संगमरमर की नेताजी की मूर्ति पर नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा जो है वो संगमरमर का नहीं था। मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन उस पर जो चश्मा था वह संगमरमर का नहीं था, बल्कि सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम था। जैसे सचमुच का चश्मा होता है, बस उसमें शीशे नहीं थे, वो एक फ्रेम था। हालदार साहब जब दूसरी बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। पहले चौड़े फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तीसरी बार जब आए फिर नया चश्मा था। हालदार साहब हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, पान खाते, मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार उन्होंने पान वाले से पूछ लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल क्यों जाता है। पान वाले ने हंसकर उत्तर दिया कि यह काम जो है कैप्टन चश्मे वाला करता है। जब हालदार साहब ने यह प्रश्न किया कि वह चश्मा क्यों बदल देता है, तो उन्हें बताया गया कि जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगे फ्रेम जैसा कोई चश्मा चाहिए होता है तो कैप्टन चश्मे वाला उस फ्रेम को मूर्ति से उतारकर अपने कस्टमर को दे देता है, ग्राहक को दे देता है और उसके स्थान पर नया फ्रेम वहाँ पर लगा देता है। हालदार साहब ने जब यह पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, मतलब मूर्ति तो संगमरमर की थी तो चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए था, ओरिजिनल चश्मा कहाँ है इसका, तो पान वाला बोला मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब ने सोचा शायद मास्टर से संगमरमर का पारदर्शी चश्मा जो है ट्रांसपेरेंट चश्मा बन नहीं पाया होगा, या बनाते बनाते वह टूट गया होगा शायद, मतलब उन्होंने अपने दिमाग में कल्पना की कि शायद ऐसा हुआ हो। हालदार साहब को लगा कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी होगा या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही। इस बारे में पान वाले से पूछने पर उन्हें पता चला कि वह बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा सा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर बहुत से चश्मे लिए गली गली बेचता फिरता है, मतलब फेरी लगाता है चश्मों की। उस बेचारे की तो कोई दुकान भी नहीं है, उसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब उनके मन में उत्सुकता जगी हालदार साहब के मन में कि उसे कैप्टन क्यों कहते हैं। यह पूछने पर पान वाले ने कोई उत्तर नहीं दिया। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम से सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी के बदलते चश्मों को देखते रहे। एक बार मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा न था। इस बारे में जब उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसने अत्यंत दुख के साथ बताया कि कैप्टन की मृत्यु हो गई, इसलिए इसकी आंखों पर चश्मा नहीं है। 15 दिनों के बाद उसी कस्बे से फिर गुजरे। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आज चौराहे पर नहीं रुकना, पर आदत से मजबूर उनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई, मतलब हर बार वो आते थे, हर बार मूर्ति की तरफ देखते थे। आज उन्होंने सोचा कि कैप्टन चश्मे वाला तो मर गया, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को हिदायत दी कि अब वहाँ पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गुजरे उनकी आंखें यकायक मूर्ति की तरफ उठ गई, तो वे जोर से चीखे, रोको। जीप के रुकने के बाद वे मूर्ति की तरफ भागे। आज मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने सोचा कि देशभक्ति आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है, मतलब अभी खत्म नहीं हुई है। तो वो यह सोचकर खुश हो गए, भावुक हो गए कि कैप्टन चश्मे वाले के मरने से चश्मा लगाना मूर्ति पर रुका नहीं है।
तो ये था आपका चैप्टर नेताजी का चश्मा, जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत चैप्टर है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका बड़े घर की बेटी, मतलब अपना अपना भाग्य तो उन्होंने हटाया है फिलहाल बोर्ड से। तो नेक्स्ट चैप्टर है बड़े घर की बेटी। चलिए अब इसका मैं रिवीजन करवाती हूँ आपको। बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की कहानी है, एक ज्वाइंट फैमिली की कहानी है। बेनी माधव सिंह गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था और छोटे का नाम लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह जो थे बड़े बेटे, उन्होंने बीए करके एक दफ्तर में नौकरी कर ली थी, मतलब ग्रेजुएशन करके वो एक दफ्तर में नौकरी कर रहे थे। छोटा लड़का जो था लाल बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था। श्रीकंठ सिंह प्राचीन सभ्यता के प्रेमी तथा संयुक्त कुटुंब के उपासक थे, मतलब वो जो है प्राचीन सभ्यता मतलब पुरानी सभ्यता को बड़ा प्रेम करते थे और सम्मिलित कुटुंब के ज्वाइंट फैमिली के वो उपासक थे, समर्थक थे। उनकी पत्नी आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी, जिसके पिता भूप सिंह जो थे वो रियासत के ताल्लुकेदार थे, छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे वो। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे वो, नाम था उनका भूप सिंह। आनंदी अपने पिता की चौथी संतान थी, चारों लड़कियों में वो सबसे छोटी थी, चौथी थी। वह अब सब बहनों में सबसे अधिक रूपवती और गुणवती थी। थोड़े ही दिनों में उसने अपने ससुराल जाकर उसने जो है अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया था। एक दिन लाल बिहारी सिंह का अपनी भाभी से, उनके देवर का जो है आनंदी का, अपनी भाभी से आनंदी से खाने में घी न डालने पर विवाद हुआ, जो बढ़ता चला गया। लाल बिहारी ने आनंदी के मैके को लेकर व्यंग्य कसा, मतलब उसने उसके मैके को लेकर कुछ टॉन्ट मारा उस पर, जिसके उत्तर में आनंदी बोली, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी ने थाली पलट दी, इस बात पर खाने की थाली उलट दी। बात इतनी बढ़ी कि उसने खड़ाऊं फेंक कर आनंदी के ऊपर मारी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी, इसलिए सिर तो बच गया उसका, मतलब हाथ से उसने रोका अपने को बचाने के लिए, पर उंगली में चोट आई। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई, मतलब अपने गुस्से को दबाकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, वो नौकरी करते थे और हर शनिवार अपने घर आया करते थे। आनंदी ने रोते रोते सारी घटना उन्हें क्या सुनाई। श्रीकंठ सिंह की आंखें लाल हो गई गुस्से से। वे लाल बिहारी सिंह की धृष्टता, मतलब उसकी दुष्टता को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपने पिता से कहा कि अब उनका निर्वाह इस घर में लाल बिहारी सिंह के साथ नहीं होगा। बेनी माधव सिंह ने बात संभालने की चेष्टा की तथा श्रीकंठ सिंह को समझाया। उन्होंने अपनी घर को बचाने की कोशिश की और अपने बेटे को समझाया श्रीकंठ सिंह को, पर श्रीकंठ सिंह कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए। वे अपनी जिद पर अड़े रहे। लाल बिहारी सिंह अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत ग्लानि हुई। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी और आनंदी के दरवाजे पर आकर बोले कि जब भैया मेरा मुंह ही देखना नहीं चाहते तो मैं ही इस घर से चला जाता हूँ, मतलब वो क्यों जाए, मैं ही इस घर से चला जाता हूँ, फिर कभी मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। वो अपनी भाभी के द्वार पर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे कि जब मेरा भाई ही मेरा मुंह देखने नहीं चाहता, मेरा मुंह देखना, तो मैं यहाँ रह कर क्या करूँगा, तो मुझे आप माफ़ करिए, मैं चला जाता हूँ। आनंदी स्वभाव से, अपने बहुत दयालु थी स्वभाव से, उसे तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उसने यह नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। आनंदी ने अपने पति को समझाने की चेष्टा की। उसने अपने पति को समझाने की चेष्टा की कि लाल बहुत हो रहे हैं, वो पछता रहे हैं, उन्हें क्षमा कर दीजिए, तथा सौगंध देकर लाल बिहारी सिंह को जाने से रोका। जब उनके पति नहीं माने श्रीकंठ सिंह, तो वो खुद गई और उनका हाथ पकड़ लिया, उसको अपनी कसम देकर रोका। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघल गया और दोनों भाई गले मिले। गाँव में जिसने भी यह वृत्तांत सुना, उसी ने आनंदी की उदारता को सराहते हुए कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। मतलब आनंदी ने जो है अंत में सारी बात को संभाल लिया और परिवार को टूटने से बचा लिया, दोनों भाई को बिछड़ने से बचा लिया। उसने अपने पति को भी समझाया और लाल बिहारी को भी समझाया। तो अंत में जिसने भी यह वृत्तांत सुना, गांव में जिसने भी यह वर्णन सुना, सबने यही कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं, वे घर को तोड़ती नहीं हैं बल्कि घर को जोड़ती हैं। उनके ससुर जो बेनी माधव सिंह थे, वह भी ये देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि मैं आनंदी को गलत समझ रहा था, उसने तो घर को टूटने से बचा लिया, मतलब चाहती तो वो दोनों भाइयों में फूट डाल सकती थी। और जब लाल बिहारी माफ़ी मांगने आया था तो उसको यह कहकर मतलब वहाँ से जाने देती कि हाँ तुमसे गलती हुई है और अब कुछ नहीं हो सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसने अपना गुस्सा भूलकर अपने पति को भी समझाया, अपने देवर को भी समझाया और अपने परिवार को टूटने से बचा लिया। तो आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। बड़े घर की बेटी की समरी मैंने आपको बताई है, आप इसको डिटेल में खुद से पढ़िए इस चैप्टर को। अगर समझ में नहीं आया, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर मुझसे कहिए, मैं दोबारा इसको समझाऊंगी। वैसे बहुत ही आसान चैप्टर है, एक छोटी सी कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा।
अब आपके साहित्य सागर में पुनरावृत्ति कराने के लिए 2 चैप्टर बचे हैं। एक है भेड़ और भेड़िया, और लास्ट वाला चैप्टर 2 कलाकार, जो अभी इन वीडियो से पहले, हाफ ईयरली से पहले रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था 2 कलाकार। तो ये 2 चैप्टर साहित्य सागर में और बचे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी बोर्ड ने जो निर्धारित आपके लिए पाठ्यक्रम किया है साहित्य सागर में, वो 6 चैप्टर का किया है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। बात अठन्नी की, महायज्ञ का पुरस्कार, नेताजी का चश्मा, बड़े घर की बेटी, भेड़ और भेड़िया, और भेड़ और भेड़िए और 2 कलाकार। तो ये 6 चैप्टर बोर्ड ने फिलहाल अभी तक के रिड्यूस सिलेबस में आपके लिए निर्धारित किए हैं। एकांकी संचय में 5 चैप्टर हैं। जैसा कि पहला चैप्टर है आपका संस्कार और भावना, दूसरा है बहू की विदा, और तीसरा मातृभूमि का मान, चौथा है सूखी डाली, 5वां चैप्टर जो है आपका महाभारत की सांझ, अभी बोर्ड ने हटाया है आपके सिलेबस में से, कम किया है, और छठा है दीपदान, जो रिसेंटली मैं आपको अभी पढ़ा चुकी हूँ। तो बच्चों, अभी 2 चैप्टर का रिवीजन मैं इसमें आगे की वीडियो में आपको कराऊंगी साहित्य सागर में। फिर मैं एकांकी संचय की पुनरावृत्ति भी कराऊंगी, और लैंग्वेज में जो बचा हुआ शेष पोर्शन है, जो समझाने वाला भाग है, वो भी मैं आपको कराऊंगी। अगर इसमें से आपको कुछ चीज़ अभी समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, स्कूल में भी पूछ सकते हैं, स्कूल में आकर पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मैं यहाँ मदद करने के लिए आपकी तैयार हूँ। जो कुछ भी समझना हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से इन चैप्टर को, इन पार्ट को दोहराइए, पढ़िए चारों चैप्टर को जो मैंने अभी तक रिवाइज़ किए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।